Hello students, welcome back to the amazing platform of Physics Wala and welcome back to the Vijeta series. And yes, today we're going to discuss the previous year question of the chapter Biodiversity and Conservation. And hopefully बच्चों आपने इसके one shot revision करके आए होगे इसमें, तभी फायदा होगा बच्चों इन PYQs को डिस्कस करने का, अदरवाइज तो आपको समझ में नहीं आएगा कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं हम, है ना, और कैसे हम सॉल्यूशंस को लिख रहे हैं. तो जैसा कि हमने पिछले दो वन शॉट प्रैक्टिस सेशंस में किया था, क्या किया था, क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन डिस्कस किए थे, साथ ही साथ मैम ने आपको कंसेप्ट भी रिवाइज किया था. तो सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे फॉर द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. एंड वन मोर थिंग बच्चों, बहुत ही छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा कंसेप्ट है एंड थोड़ा सा फैक्ट है विच यू हैव टू सी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम अपना पहला क्वेश्चन. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ इट कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीशीज रिचनेस. राइट डाउन डेविड टिलमैन शोड दिस एक्सपेरिमेंटली. ठीक है, जब हमने वन शॉट डिस्कस किया था बच्चों, तो डेविड टिलमैन के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था. तो डेविड टिलमैन जी क्या किया था, इन्होंने किया था बच्चों प्लॉट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, छोटे छोटे प्लॉट्स पर ये एक्सपेरिमेंट करते थे. और ये एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस क्या था, एक्चुअली हमने जब बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ा था तो उसमें सिग्निफिकेंस जानी थी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, है ना. तो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है बच्चों, अगर मैं बायोडाइवर्सिटी को ब्रेक करूं तो बायोडाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, भिन्न भिन्न प्रकार, है ना, बोलते हैं ना. तो उसी वैरायटी को, उसी वेरिएबिलिटी को, किसकी वैरायटी को बच्चों, बायो, दैट मींस जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो लाइफ है, द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स विच एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, उनकी वैरायटी को हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में. तो पूछा गया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इतनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज जो एग्जिस्ट करती, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. तो हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे बच्चों. पॉइंट्स ये थे कि अगर स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी, स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या है कि अगर वैरायटी ऑफ स्पीशीज ज्यादा होंगे बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ज्यादा होगा, तो कहते हैं हमारा जो कम्युनिटी है, जो इकोसिस्टम है, वो ज्यादा स्टेबल होगा. कैसे बोल सकते हैं कम्युनिटी ज्यादा स्टेबल है, इसके लिए भी हमने कुछ क्राइटेरिया डिस्कस किए थे. एक स्टेबल कम्युनिटी वो होता है जो रेजिस्टेंट हो इन्वेजन से बाय एलियन स्पीशीज, रेजिस्टेंट हो इन्वेजन से, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, सूखा पड़ रहा है, फ्लड आ रहा है, इससे रेजिस्टेंट हो, और प्रोडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम वेरिएशन शो करे. और इसी सिग्निफिकेंस को लेकर के डेविड टिलमैन ने ये बात कही थी बच्चों कि मान लो आपके पास दो प्लॉट्स हैं, एक प्लॉट में है ए, एक प्लॉट में है बी. ठीक है, अगर यहां पर नंबर ऑफ स्पीशीज की जो रिचनेस है, जो वैरायटी है, वो ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल, और यहां पर मैम ने ऐसा एग्जाम्पल लिया हुआ है बच्चों, यहां पर जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो कम है. तो व्हाट टिलमैन ऑब्जर्व्ड कि जहां पर स्पीशीज का रिचनेस ज्यादा था, वहां पर प्रोडक्टिविटी में जो वेरिएशन था एनुअली, वो कम था. प्रोडक्टिविटी में जो वेरिएशन था वो लेस था. और जहां पर स्पीशीज रिचनेस इतनी ज्यादा नहीं थी, वहां की जो प्रोडक्टिविटी आई थी बच्चों, उसकी वेरिएशन ज्यादा थी, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा चल रहा था हिसाब किताब. बट यहां पर ऐसा नहीं था जहां पर स्पीशीज रिचनेस ज्यादा थी. तो और देखो लिखोगे कैसे, समझ तो हमने लिया क्वेश्चन को. तो टिलमैन हैड शोन दैट जिस प्लॉट के पास ज्यादा स्पीशीज होता है, वो ईयर टू ईयर जो वेरिएशन शो करते हैं विद टोटल बायोमास, ठीक है, वो कम होता. यही तो हमने डिस्कस किया. प्लॉट्स विथ इंक्रीज डाइवर्सिटी शो, यही तो मैम ने बताया, हायर प्रोडक्टिविटी. ये टिलमैन भाई का आपका एक्सपेरिमेंट था जो शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा गया है. नेक्स्ट है बच्चों, what is meant by alien species invasion? Name one plant and one animal alien species that are a threat to our Indian native species. Indian native species के लिए कौन सा alien species खतरनाक है? और सेम क्वेश्चन, मतलब कंसेप्ट वाइज सेम क्वेश्चन एक और ईयर में पूछा हुआ है बच्चों. विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ एलियन स्पीशीज इन्वेजन कॉजेज बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो आप देख सकते हो घुमा दिया है, बट
क्वेश्चन कंसेप्ट वही है एलियन स्पीशीज का। सो बच्चों व्हाट इज एलियन स्पीशीज? एलियन स्पीशीज जैसे एलियन हमने क्या समझा, तो वो मूवी देखी होगी ना, जादू कोई मिल गया, पीके में देखा होगा। तो एलियन क्या होते हैं? जो हमारे जैसे नहीं होते, है ना। तो एलियन स्पीशीज किस रेस्पेक्ट में बोला गया है? जो हमारे नेटिव नहीं है, जो हमारे कंट्री के नहीं है, दे आर सेड टू बी द एलियन स्पीशीज, इजंट इट? सो एलियन स्पीशीज हमने कौन कौन से पढ़े? हमने एलियन स्पीशीज तो सुन लिया, ठीक है, एलियन स्पीशीज के बारे में तो समझ लिया। अब जैसे इकॉर्निया, इकॉर्निया को कहा गया था, टर्म 1 में भी तुमने पढ़ा था बच्चों, टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि इसने तबाही मचा दी थी, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल फ्लावर, ठीक है, ब्यूटिफुल शेप ऑफ द लीव्स, ब्यूटिफुल फ्लावर कलर। बट जैसे ही हमारे इंडिया में आया, इसने तबाही मचा दी पानी में, है ना। जितने तेजी से हम उसको उखाड़ नहीं सकते, उतने तेजी से ग्रो कर जाता है, क्योंकि ऑफसेट का इस्तेमाल करता है, वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है, एसेक्सुअल का तरीका है। तो एसेक्सुअल तरीका ज्यादा तेज ग्रो कर सकता है ना, भर भर के ग्रो कर गया और हमारे नेटिव स्पीशीज को एलिमिनेट कर दिया। सेम गोज विद द पार्थेनियम, जिसको कैरेट ग्रास कहा था आपने टर्म 1 में, कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी जब ये व्हीट के साथ एज अ कंटामिनेंट मिक्स होकर के आ गया भैया, ठीक है। इंपोर्ट हुआ व्हीट, ठीक है, और व्हीट के साथ मिक्स होकर कौन आ गया? पार्थेनियम। हमारा थोड़ी था। पार्थेनियम देखा होगा, एक वाइल्ड ग्रास होता है बच्चों, जंगली है ये, ठीक है, और आप सबने देखा होगा, कभी सोचा नहीं होगा कि इसको पार्थेनियम कहते हैं। एक बार गूगल करोगे ना, सबने देखा है। मोस्टली जहाँ जो लोग टाउन में रहते हैं, जो सिटीज में रहते हैं, वहां तो पेड़ पौधे ही कम है, तो कहाँ से देख लोगे तुम पार्थेनियम? बट जनरली लोगों ने देखा होगा, ठीक है, एक बार देखना जरूर। तो उसने भी क्या किया, नेटिव श्रब्स वगैरह को एलिमिनेट कर दिया, हर्ब्स एंड श्रब्स को। तो आओ देखते हैं आंसर कैसे लिखोगे। तो इंट्रोडक्शन इन्होंने तो बच्चों पूरा का पूरा हमारा वो लिख दिया है, जैसे नाइल पर्च वगैरह। इन्होंने एलियन स्पीशीज के 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं। क्वेश्चन में 2 ही पूछा था पहले वाले क्वेश्चन में। तो देखो, नाइल पर्च जब इंट्रोड्यूस हुआ था लेक विक्टोरिया में, इट लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ कैचुलेट फिश इन दैट लेक। ये इंडियन स्पेसिफिक नहीं है। अगर मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के हिसाब से जाऊं तो इंडिया पे ये स्पेसिफिक है, तो आप ये एग्जाम्पल मत लिखना, ठीक है। अगर सिर्फ एलियन स्पीशीज का एग्जांपल आता तो आप डेफिनेटली लिख सकते थे। जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता, इसमें स्पेसिफिक नहीं है, तो आप डाल सकते थे नाइल पर्च वाला एग्जांपल, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, हाँ ये आप डाल सकते हो। अफ्रीकन कैटफिश जिसका नाम ये होता है, इसने हमारे जो इंडिजिनस कैटफिश थे इंडियन रिवर्स में, उनको बहुत ज्यादा थ्रेट दिया एलिमिनेशन का, ठीक है। और ये क्या है? अफ्रीकन कैटफिश, इसका एलियन फिश, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है उसका ओरिजिन क्या है। नेक्स्ट है कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, ठीक है, पार्थेनियम इसने और लैंटेना, एक दूसरा इन्वेसिव स्पीशीज, जब ये हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ, इट बिकेम इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब इन्वेड करना, कब्जा जमाना, ठीक है, एंड कॉज एनवायरमेंटल डैमेज। दे पोज अ थ्रेट टू अ नेटिव स्पीशीज ऑफ आवर प्लांट। और चाहो तो एक आप इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ का भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते थे। जितना पूछा जाए उतना ही लिखना, क्योंकि उतना ही मार्क्स मिलेगा। आप 2 पूछा गया है बच्चों, 4 लिख दो, पेपर एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। वो ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे, नो, व्हाई? बिकॉज पूछा ही 2 गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होने वाली है ना, होने वाला है जो भी है, ठीक है। जितना पूछा जाए उतना लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन और छोटा सा टॉपिक है, सो वी हैव ट्राइड टू कवर क्वेश्चंस फ्रॉम एंड, मतलब सारे टॉपिक से क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश की है बच्चों, सो दैट आपका क्वेश्चन भी हो जाए, कंसेप्ट भी हो जाए। एंड कल है हमारा ग्रैंड रिवीजन, ठीक है। जिनको लगता है अभी भी कोई कमी रह जाएगी, कल फटाफट आ जाना, ठीक है। टाइमिंग्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो क्या होना चाहिए, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि बच्चे थके ना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमें नींद नहीं, मतलब बहुत लेट हो जाता है। सो हम वो सारा चीज़ देखेंगे, बट आप डू लेट मी नो, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स कि आपके लिए कौन सा टाइम सुटेबल होगा, ठीक है। ओके, next moving on to the next बच्चों, why are certain regions of the earth called hotspot? name any 2 hotspots in India. hotspot क्या चीज है बच्चों? हॉटस्पॉट्स जैसे क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था, जो क्राइटेरिया स्पीशीज रिचनेस में ज्यादा हो। नंबर 1 क्राइटेरिया तो यही था, किस एरिया को हम हॉटस्पॉट बोलते हैं? उन एरिया को जिनकी स्पीशीज रिचनेस क्या है, जिनकी स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है,
ठीक है, और कौन से एरिया है बच्चों जिनमें थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, गायब होने का खतरा, एक्सटिंक्ट होने का खतरा ज्यादा है। और क्या क्राइटेरिया था, लास्ट क्राइटेरिया, कि वहां पर एंडेमिज्म मिलता हो। एंडेमिज्म मिलता हो इसका क्या मतलब है, एंडेमिज्म एक फिनोमिना को कहते हैं बच्चों, एंडेमिज्म एक फिनोमिना को कहते हैं जहां पर क्या मिलता है, एंडेमिक स्पीशीज। अब आप सोच रहे होगे एंडेमिक स्पीशीज क्या है, एंडेमिक स्पीशीज बच्चों वो स्पीशीज होते हैं जो सिर्फ एक ही जगह पर मिले, कहीं और ना दिखाई दे। जैसे आप सोचो आम इज एंडेमिक स्पीशीज, नो, आम इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर रीजन में आम मिल रहा है, सब लोग आम खा रहे हैं, आम इज नॉट एंडेमिक। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीशीज मतलब एक एरिया में मिलता हो और कहीं ना मिलता हो, है ना। ओके, सो हॉटस्पॉट तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद दो हॉटस्पॉट जो इंडिया में है वो उसके नाम लिखने हैं। वैसे तो हमने सिर्फ इसमें दो पूछा हुआ है सिर्फ, बट हमने 3 हॉटस्पॉट पढ़े हुए हैं, है ना, तो उन तीनों में से किसी भी दो का आप नाम लिख सकते हो। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है एक दूसरे ईयर में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई हैव सर्टेन रीजन्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बाय एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नेम एनी 2 हॉटस्पॉट रीजन ऑफ इंडिया। देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हॉटस्पॉट्स वो रीजन होते हैं देखो जहां पर हाई लेवल ऑफ रिचनेस होती है, पॉइंट नंबर 1, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, और इसको क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रोटेक्शन। वाई मैक्सिमम प्रोटेक्शन, तो हमने डिस्कस किया था वाई मैक्सिमम प्रोटेक्शन, बिकॉज दे आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, थ्रेट इज वेरी वेरी हाई, ठीक है, पॉइंट में लिखोगे। उसके बाद 2 नाम पूछे थे, सिर्फ नाम पूछे थे, तो वेस्टर्न घाट एंड हिमालयस, ठीक है। और नाम पूछता तो आप हॉटस्पॉट्स के और नाम ऐड कर सकते थे, ठीक है। इंडो बर्मा वाला जो हमने हॉटस्पॉट डिस्कस किया था वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। व्हाई शुड बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड, लिस्ट एनी 2 एथिकल आर्ग्यूमेंट्स इन इट्स सपोर्ट। देखो बायोडाइवर्सिटी क्यों बचाना चाहिए, देखो कंजर्वेशन करना चाहिए, उसके लिए एनसीईआरटी हमें 2 चीज बताती है कि क्यों करना चाहिए और क्यों करना चाहिए तो फिर कैसे करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में है क्यों करना चाहिए, व्हाई इट शुड बी कंजर्व्ड। तो इसके लिए भी हमने पढ़े थे बच्चों, मैं आपको ब्रीफ में कंसेप्ट रिवाइज करा देती हूं। एक आपने पढ़ा था ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन टेरियन, एक आपने पढ़ा था नैरोली यूटिलिटेरियन, नैरोली, एक ही एरो होगा, नैरोली यूटिलिटेरियन, और एक आपने पढ़ा था एथिकल रीजन। एक एक पॉइंट मैंने पॉइंट वाइज वन शॉट के नोट्स में लिखवाया था, है ना। तो व्हाट इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन बच्चों, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज को, इकोसिस्टम सर्विसेज को, एंड नैरोली यूटिलिटेरियन हम किसको बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज को। जैसे यार नेचर से हम कितनी इकोनॉमिक सर्विसेज डिराइव करते हैं ना, हम फर्नीचर पर बैठते हैं, फर्नीचर का कितना इस्तेमाल है, वो फर्नीचर कहाँ से आ रहा है बच्चों, वो लकड़ी पेड़ से ही तो आ रही है ना। हम कॉटन का इस्तेमाल करते हैं ना, फैब्रिक्स, फाइबर्स, सी फाइबर्स वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, अगेन फ्रॉम दी प्लांट्स ओनली, ठीक है। कुछ ऐसे मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन बच्चों, दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दी प्लांट्स ओनली, है ना। ये जो जूट हो गया, ये जो फाइबर्स हो गया, जो मेडिसिन हो गए, जो ड्रग्स हो गए, ये सारे वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम दी प्लांट्स ओनली, एंड प्लांट इज वन ऑफ द स्पीशीज जो हमारे प्लैनेट अर्थ पर है। तो इस वजह से हमें उसको क्या करना चाहिए, हमें उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए, है ना। तो जो भी इकोनॉमिक सर्विसेज, ठीक है, हम ले रहे हैं मार्केट में से, वो उस रीजन की वजह से हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए जो हम यूटिलिटी एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज। एक बहुत बड़ा यूटिलिटी हम डिराइव कर रहे हैं अपने नेचर से, जिसका कोई प्राइस टैग भी नहीं दे रहे हैं हम, और शायद इसी वजह से हमें इसकी कद्र नहीं है ना। क्या कद्र है हमें इसकी, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज नेचर हमें ये सारा कुछ मुफ्त में प्रोवाइड कर रहा है। तुम सांस ले रहे हो बच्चों, आर यू पेइंग एनीथिंग फॉर दैट,
नो, यू नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर दैट, है ना। तो जब याद है कोविड का वो टाइम था जहाँ में सांस मतलब जो ऑक्सीजन थी जब कमी हो रही थी तो कितना महंगा दिया जा रहा था, जब ब्लैक किया जा रहा था उसको, तो उस टाइम पे उसकी इंपॉर्टेंस का पता चल जाना चाहिए था हमें यार कि ऑक्सीजन को पोल्यूट ना करे, है ना। जैसे हम रेफ्रिजरेटर्स वैसे यूज करते ही करते हैं, का एसी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई, एक बच्चा पिछले वीडियो पे कमेंट कर रहा था कि मैम आपको एसी का एग्जाम्पल ही लेना चाहिए, क्या आप एसी यूज नहीं करते यार, धरने पे बैठ जाओ फिर, है ना। मतलब आप क्या क्या सोच रखते हो और ये किसको सिखाते हो बच्चों, हमें मत सिखाओ प्लीज। एसी किसका इस्तेमाल करना है नहीं करना, अगर ऐसा होने लगे ना तो इंडिया में क्या क्या या ग्लोबली एसी मिलना बंद हो जाए। मैं एसी की इंपॉर्टेंस नहीं बता रही थी आपको कि हर एक बंदे को एसी इस्तेमाल करना चाहिए, मैं बस ये बता रही थी क्योंकि वो क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन समर में एस्केप कैसे करते हैं उस हॉट स्कॉचिंग टेम्परेचर को। तो मैंने बोला था कि हम आर्टिफिशियली एसी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई वॉज नो वेयर, मैं एसी को यूज करने को प्रमोट नहीं कर रही थी, एंड आई एम नो वन टू प्रमोट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबकी अपनी लाइफ है, किसको एसी में रहना है किसको नहीं रहना, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल। तो प्लीज आप ऐसे कमेंट्स ना किया करो क्योंकि इसका लेक्चर से कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप यहाँ पर अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ने आ रहे हो, उस स्पेसिफिक मेंटालिटी के साथ आप यहाँ पर आया करो, है ना। सो ये मेरा एक सजेशन था उस बच्चों को, आप बहुत छोटे हो, आप इतने सारी इन छोटी छोटी चीजों के आर्ग्यूमेंट में ना पढ़ो। ओके, सो जोक्स अपार्ट, व्हाट आई वाज सेइंग, यस, मैं हम इतनी सारी चीजें यूज करते हैं यार, चाहे एसी हो गया, इससे भी तो कितनी सारी केमिकल चीजें रिलीज हो रही जो हमारे ओजोन को डिप्लीट कर रही है ना। आप इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर क्योंकि सीबीएसई से डिलीट हो गया तो आप पढ़े नहीं होगे, बट ये सारी चीजें उसमें दिखाई हुई हैं। तो हमें क्योंकि ये सारी चीजें फ्री में मिल रही है, हमें उनका महत्व नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उनको कंजर्व करने का नहीं सोचते हैं, बट करना चाहिए क्योंकि इकोसिस्टम हमें फ्री फंड में बहुत सारी चीजें दे रहा है जिसका प्राइस टैग भी नहीं लगा सकते। और प्राइस टैग लगाने बैठ जाओ ना तो बेटा डॉलर्स में आएंगे, ठीक है। तो कहाँ से अफोर्ड करेंगे हम उसको। तो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है हमें, वो ब्यूटी प्रोवाइड कर रहा है, हम घूमने जाते हैं, हम मेघालय जाते हैं, सेवन सिस्टर्स जो हैं ईस्ट की जो स्टेट्स है वहां पर जाते हैं, वी गो टू कोस्टल एरियाज, गोवा घूमना पसंद करते हैं, कश्मीर जाना पसंद करते हैं, दो डिफरेंट इकोसिस्टम है, बट इंजॉय करते हैं हम, क्या इंजॉय करते हैं उसकी सीनिक ब्यूटी को, एस्थेटिक प्लेजर बोलते हैं उसको, तो कितना मजा आता है ना यार। तो यार हमें उन चीजों को कंजर्व करके रखना चाहिए। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हम थोड़ी करा रहे हैं, नेचर फ्री में करा रहा है ना, कितना अद्भुत है ये चीज। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना चाहिए, बाढ़ से बचाना, इरोजन से बचाना, प्लांट ही तो कर रहा है, ठीक है। सो फॉर दिस रीजन, इस रीजन को ब्रॉडली यूटिलिटेरियन बोला गया है, ठीक है बच्चों। और एक है आपका एथिकल, जैसे बच्चों को मॉरल साइंस की ज्ञान देते हैं ना स्कूल में, मतलब मॉरल साइंस इन द सेंस कि मॉरल ड्यूटी एक सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गया, हमारे टाइम तो नहीं था, बट अब छोटे छोटे स्कूल्स में कुछ टाइम पहले से ये एक जैसे इन्वायरमेंटल साइंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह ऐड हो गया है। तो उसी तरीके से ये एथिकल का मतलब है ये हमारी मॉरल वैल्यू है। अगर भगवान ने, नेचर ने एक स्पीशीज रखी है तो भले वो हमें नुकसान दे रही हो या फायदा पहुंचा रही हो, वी आर नो वन टू डिस्कार्ड इट, है ना, हमें कोई हक नहीं पहुंचता हम उनको हार्म पहुंचाएं। हो सकता है वो हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंस दे रही हो, हमें महसूस नहीं हो रहा, दैट डजंट मीन वी शुड डिस्ट्रॉय इट। ये वैल्यू की वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना चाहिए। ये सारी बातें हमने वन शॉट में की थी, तो मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया है, और चलो देखते हैं कैसे लिखोगे। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। तो रियलाइज दैट, ये देखो, टू रियलाइज दैट every species has an intrinsic value। ये ethical value को explain किया है बच्चे, ये ethical value को explain किया है, ठीक है। though it may not of any economic value to us currently, ठीक है, morally we have a duty to care for the well-being of the species and pass on our biological legacy in good order to the future generation, ठीक है। देखो जो मैंने बात बताई, भले हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, और यही मैसेज हमें आगे आने वाली जनरेशन को भी देना चाहिए। तो दिस इज द एथिकल रीजन। क्या क्वेश्चन था, अच्छा, लिस्ट एनी टू एथिकल, क्वेश्चन में ही एथिकल पूछा हुआ है, इसलिए इन्होंने दोनों बातें एथिकल के रिस्पेक्ट में ही कही हुई हैं। अगर ब्रॉडली के रिस्पेक्ट में पूछा होता तो आप इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में लिख देते, नैरोली के बारे में पूछा होता तो इकोनॉमिक सर्विसेज लिख देते।
Justify with the help of an example where a deliberate attempt by humans has led to the extinction of particular species. Humans extinction करा सकते हैं बच्चों, ऐसी extinction को anthropogenic extinction कहा जाता है. Anthropogenic word जहां पर लग गया समझ जाना भैया हम आ चुके हैं, हमारी वजह से ही हो रहा है, और भैया हम तो सबसे एडवांस हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो जाए. ठीक है, जैसे डोडो को ओवर एक्सप्लॉइट किया गया, मतलब पैसेंजर पिजन ओवर हंट किया गया था डोडो को. ठीक है, पैसेंजर पिजन वाज ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या हो गया, उनका हो गया एक्सटिंक्शन. ठीक है, तो आपको ह्यूमन की वजह से जो एक्सटिंक्शन हुआ है उसके बारे में लिखना है. तो देखो मैंने आपको बताया पैसेंजर पिजन के बारे में, उसके बारे में लिखा हुआ है, ये देखो. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ natural resources or overwhelming of animals has led to the extinction of stellar sea cow and पैसेंजर पिजन. ये शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में बच्चों. अच्छा ये दोनों मत करना, ये कॉपी पेस्ट में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है. ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर टाइप हो गया गलती से. सो यस, पैसेंजर पिजन जिसका मैंने नाम लिया था, स्टेलर सी काउ, और भी बहुत सारे रीसेंट एक्सटिंक्शन से बच्चों जो एनसीईआरटी लिखती है कि हमारे डोडो जो थे नेटिव ऑफ मॉरिशस वो भी एक्सटिंक्ट हो गए, है ना. और कौन से स्पीशीज के बारे में लिखा था, थाइलासिन के बारे में लिखा था जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव थे, क्वागा अफ्रीका का था. ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल आप और एड ऑन कर सकते हो. 3 सब स्पीशीज टाइगर के थे, ये सब हमने एक्सटिंक्शंस के अंदर ही तो पढ़ा है. देयर वर सम रीसेंट एक्सटिंक्शंस दैट हैव बीन मेड बाय अस, है ना. तो यू कैन राइट सच पॉइंट्स आल्सो, क्योंकि क्वेश्चन में 2 ही था तो इन्होंने 2 के बारे में ही लिखा हुआ है. ठीक है, बट और एक और लाइन लिखी हुई है बच्चों, अगर इसी तरीके से एक्सटिंक्शन होने लगा तो हमारी वजह से वी विल लीड टू दी 6th मार्क्स एक्सटिंक्शन इन द कमिंग 100 years, है ना. तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो जो मैम ने नोट्स में लिखवाए हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन के अंदर. ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप था तो 2 ही एक्सटिंक्शन के एग्जाम्पल्स जो ह्यूमन की वजह से हुए हैं वो ऐड किए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको बताना है उस सोशल बायोलॉजिस्ट के बारे में जिन्होंने टर्म बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया था, और आपको ये सारे के सारे लेवल्स बताने हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय. अच्छा पहले 1 2 3 4 पढ़ो. तो डाइवर्सिटी अमंग एम्फीबियंस, डाइवर्सिटी अमंग एम्फीबियंस क्या है बच्चों, डाइवर्सिटी अमंग एम्फीबियंस इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ये स्पीशीज की बात कर रहा है. तो जब स्पीशीज के लेवल पर डाइवर्सिटी डिस्कस करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीशीज की डाइवर्सिटी. 50,000 स्ट्रेन ऑफ राइस, ये कैसी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि स्पीशीज तो एक ही है, तो एक स्पीशीज की इतनी सारी वैरायटी कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट मीन्स डेफिनेटली इनके जो अलील्स हैं, जो जीन्स हैं वो वेरी कर रहे होंगे. तो इस तरीके की डाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं बच्चों, जेनेटिक डाइवर्सिटी. प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट्स, मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स, ये एक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, और इंडिया के पास ये सारा कुछ है, इसलिए बोला जाता है कि इंडिया इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में रिच है. तो हमने ये तीनों आंसर कर दिया, क्वेश्चन आंसर कर दिया है. अब नेम बताना था, तो बायोडाइवर्सिटी का टर्म किसने दिया था बच्चों, बायोडाइवर्सिटी का टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एडवर्ड विल्सन. ठीक है, सो यस इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, इसका आंसर तो हमने यही कर लिया, यहां पर आंसर लिखा हुआ है. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सैक्रेड ग्रूव्स ऑफ अरावली हिल्स एंड ऊटी बोटानिकल गार्डन both aim at biodiversity conservation. How do they differ in their approaches? कैसे अलग हैं? देखो सैक्रेड ग्रूव किसका पार्ट है, इन सीटू कंजर्वेशन का. बोटानिकल गार्डन किसका पार्ट है, बोटानिकल गार्डन पार्ट है एक्स सीटू का. तो आपको नाम से ही पता चल रहा है एक इन सीटू के अंदर आ रहा है, एक एक्स सीटू के अंदर आ रहा है, तभी तो ये अपने अप्रोचेस में अलग हैं. इन सीटू क्या करता है बच्चों, जो जहां पर रह रहा है उसको वहीं पर कंजर्व करेगा. एक्स सीटू क्या करता है, उसको अपनी जगह से निकाल करके कहीं और लेकर के जाकर के प्रिजर्व करने को एक्स सीटू बोलते हैं. तो ऑब्वियसली इनके दोनों के अप्रोचेस में फर्क है ना. जैसे शेर है, शेर को तो जंगल की आदत है ना, उसको तो जंगल में खुले रहने की आदत है, टाइगर को खुले रहने की आदत है, बट हम क्या करते हैं
उसको कंजर्व करने के लिए उसको निकालते हैं अपनी इस जंगल से और रख देते हैं जूलॉजिकल पार्क में, बांध करके उसको बाउंड्री के अंदर। वो थोड़ी आदत है उसकी, है ना। तो जब हम एक शेर को, एक टाइगर को जंगल के अलावा, जंगल उसका घर है बट जंगल उसके घर के अलावा कहीं और प्रिजर्व कर रहे हैं, दैट इज जूलॉजिकल पार्क, तो वो कैसा कंजर्वेशन हुआ, कैसा कंजर्वेशन हुआ? सोचो सोचो सोचो, एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर उसको जंगल में ही कर लेते, इन सीटू, जैसे नेशनल पार्क घूमने जाते हो ना, कॉर्बेट, जहाँ शेर बहुत रेयरली दिखता है, ठीक है। Ranthambore, I have been to Ranthambore in the month of I guess November, तो वहां दिख जाता है यार, वहां पर डेंसिटी उसकी थोड़ी ज्यादा है। तो जब नेशनल पार्क में है टाइगर तो वो NC2 कंजर्व किया जा रहा है, जूलॉजिकल पार्क में है तो वो XC2 है। तो इन दोनों के अप्रोचेस में डिफरेंस है, ठीक है। सिंपल सी भाषा है, मैंने आपको वन शॉट में भी रिवाइज करवाया था। कोविड के टाइम पर कुछ लोग अपने घर में ही क्वारंटीन हो रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, अपना घर इन सीटू। कुछ लोग हॉस्पिटल में जाकर के क्वारंटीन हो रहे थे, अपने घर में तो नहीं थे, तो वो XC2 था, ठीक है। इस तरीके से रिलेट एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये एग्जाम में लिख के मत चले आना, लिखना स्पीशीज के रिस्पेक्ट में ही। तो आप इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हो। लेट मी ऐड द डिफरेंस वाला स्लाइड एज वेल, एक सेकेंड आई विल शो यू। ये देखो, ये दूसरे एक क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा हुआ था, बट आप इसी तरीके से NC2 और XC2 को डिफरेंस कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सैक्रेड ग्रुप NC2 है, इसीलिए इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोटेनिकल गार्डन, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन XC2 है, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन XC2 है, ऐसे भी अपने आंसर को लिख सकते हो उसमें। नेक्स्ट चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट चलेंगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो एलियन स्पीशीज है, दे आर हाईली इन्वेसिव एंड आर थ्रेट टू इंडिजिनस स्पीशीज। सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट विद एनी 3 एग्जांपल्स। अच्छा, ये इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एलियन स्पीशीज में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और मैं आपको एक्सप्लेन भी 3-4 एग्जांपल्स लेकर के की थी, पार्थेनियम, लैंटाना, वाटर हाइसिंथ, नाइल पर्च, ठीक है, और अफ्रीकन कैटफिश। 5 एग्जाम्पल बता दिए थे बच्चों। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन देखो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगेन देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पर 2 एग्जाम्पल पूछे थे, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स पूछ लिए गए हैं, यही डिफरेंस है। तो देखो सोल्यूशन हमारा फिर सेम है। तो सब्जेक्टिव में ज्यादा वैरायटी नहीं मिलता बच्चों, सो वी हैव ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी वैरायटी और पॉसिबिलिटी जिससे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते, देखो इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। देखो वही एग्जाम्पल है, नाइल पर्च, पार्थेनियम, लैंटाना, इकॉर्निया, अफ्रीकन कैटफिश, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, लिस्ट द रीजंस दैट अकाउंट फॉर द ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स। जो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स की होती है वो बहुत ज्यादा रिच होती है। यस, एंड आई हैव एक्सप्लेन यू द रीजन एज वेल वन शॉट में, है ना, याद है, याद है बच्चों? कोई नहीं, मैं हूं, रिवाइज करा देती हूँ। सो ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में इसलिए होती हैं बिकॉज ट्रॉपिक्स में जो स्पेशिएशन, ऐसे करो, जो ग्लेशिएशन है, ग्लेशियर का फॉर्मेशन वो इतना ज्यादा नहीं होता, दैट इज लेस, ठीक है। ग्लेशिएशन क्या होता है बच्चों? ग्लेशियर जैसे पोलर एरियाज है ना, तो पोल्स पे ग्लेशियर का फॉर्मेशन ज्यादा फ्रिक्वेंट है, ठीक है। तो अगर पोल्स पे कोई स्पीशीज बन भी रही होगी तो जब ग्लेशियर फॉर्मेशन होने लगेगा, स्टार्ट होगा, तो वो तो स्पीशीज का बनना रह जाएगा ना। क्यों रह जाएगा? क्योंकि उनको इतने ठंडे टेम्परेचर पर स्पीशीज जब बनेगा, स्पेसिएशन होगी, तो वो फेवरेबल नहीं है उनके लिए, है ना। तो पोलर्स पे इसीलिए आपको इतना स्पीशीज की वैरायटी नहीं दिखती है, बट ट्रॉपिक्स पे ग्लेशिएशन का जो फिनोमिना है वो इतना फ्रिक्वेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पर सनलाइट भी बहुत पड़ती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचेस, है ना। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी इनकी ज्यादा है, इसीलिए डाइवर्सिटी भी इतनी ज्यादा है, और ग्लेशिएशन भी इतनी फ्रिक्वेंट नहीं है। तो स्पीशीज जो बन रहे होंगे उनको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, उनके टाइम को इंटरफेरेंस नहीं मिलेगी कि ग्लेशियर फॉर्मेशन होने वाला है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी, तो अच्छा खासा स्पीशीज भी, स्पेशिएशन भी हो सकती है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द स्पीशीज दे आर, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिक्स में ज्यादा है। तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वही सारा एनसीईआरटी का पॉइंट जो मैंने आपको एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स भी डिस्कस किए थे और पॉइंट्स भी लिखवाया था। तो देखो लिखा क्या हुआ है,
स्पेशिएशन क्या होता है, फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब विथ टाइम, टाइम लगता है स्पीशीज को बनने में। द टेम्परेट रीजन्स वेयर सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, मतलब वही ट्रॉपिक से जो ऊपर होते हैं, पोल्स की तरफ जो होते हैं, while the tropics have remained undisturbed, ट्रॉपिक्स के डिस्टर्बेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर ग्लेशिएशन नहीं होता इतना फ्रीक्वेंट। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, जो ट्रॉपिक्स होते हैं वो ज्यादा सीजनल नहीं होते, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट होते हैं, एंड मोर प्रिडिक्टेबल होता है उनका टेम्परेचर और एनवायरमेंट, जिसकी वजह से वहां पर स्पेशिएशन को मतलब स्पेशिएशन कैन बी प्रमोटेड। जैसे यार जब हम नीचे जाते हैं केरल, गोवा, आप देखते हो वहां पर चाहे सर्दी में चले जाओ, विंटर के टाइम पर आपको नहीं लगती वहां पर सर्दी, क्यों, क्योंकि वो ट्रॉपिक है, सीजन वेरिएशन ही बहुत कम है, मौसम मोर और लेस प्रेडिक्टेबल होता है। अभी आप देखो कि गर्मी तो वहां पर हमेशा ही है, टॉपिक है, क्योंकि आप बोलोगे थोड़ा सा ज्यादा गर्मी है, विंटर में जाओगे थोड़ा सा कम गर्मी है, मतलब गर्मी ही एग्जिस्ट करता है, मोर और लेस सेम टाइप ऑफ सीजन, तो इतना सीजनल वेरिएशन नहीं है, मोर और लेस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल होता है, कांस्टेंट टाइप का होता है, तो वहां पर स्पीशीज को बनना इज इजी रादर देन टेम्परेट एरियाज। ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया, सूरज भगवान की बहुत कृपा है, ज्यादा सोलर रेडिएशंस मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर अपने लिख सकते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स। नेक्स्ट करते हैं, एक्सप्लेन करना है, गिविंग वन एग्जांपल, हाउ को एक्सटिंक्शन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लिस्ट 3 अदर कॉजेज विदाउट डिस्क्रिप्शन। इसमें देखो थ्रेट टू डाइवर्सिटी में बच्चों, थ्रेट टू डाइवर्सिटी में आपने 4 रीजंस पढ़े थे। ठीक है, जिसको आपने लिखा था कॉपी में एविल क्वाड्रेट। क्वेश्चन में तो पूछा हुआ है कि सिर्फ को एक्सटिंक्शन को एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल लेकर के, और जब ये कर लोगे तो अदर रीजंस लिखोगे एक्सटिंक्शन का। तो अदर रीजन क्या था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉज था बायोडाइवर्सिटी का। किसी का घर ही उजाड़ दोगे तो वहां पर ऑर्गेनिज्म कैसे एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो हैबिटेट घर ही तो है, हैबिटेट का लॉस हो गया, घर का लॉस हो गया, तो ऑर्गेनिज्म विल नॉट एबल टू सर्वाइव। और उनके घर को टुकड़ों में बांट दो, फ्रेगमेंट कर दो अर्बनाइजेशन की वजह से, तो भी उनका घर उजड़ जाएगा, है ना। फ्रेगमेंटेशन और एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, ये तो हमने 2 बार डिस्कस कर लिया है, एलियन स्पीशीज का इन्वेजन। ठीक है, एंड और क्या था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये भी हमने डिस्कस किया। किसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पैसेंजर पिजन, स्टिलर सी काउ, हम ही तो है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। बट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इन तीनों का नाम और इसका एक्सप्लेनेशन। तो को एक्सटिंक्शन किसका होता है बच्चों, जो स्पीशीज को इवॉल्व करते हैं, जिन्होंने साथ साथ को इवोल्यूशन की कस्में खा रखी है, वो को एक्सटिंक्ट भी साथ साथ होंगे। कौन से स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की कस्में खाते हैं या को इवॉल्व होने की कस्में खाते हैं, जो म्यूचुअलिज्म में रहते हैं। क्योंकि म्यूचुअलिज्म वाला जो रिश्ता है ना बच्चों, जिसके बारे में कल पढ़ा था, म्यूचुअलिज्म वाला रिश्ता बहुत पक्का रिश्ता है। पक्का मतलब दोनों स्पीशीज ने कस्में खा ली हैं, भैया तुम्हारे पे ही डिपेंडेंट है, तुम्हारे अलावा किसी दूसरे के साथ नहीं बनाएंगे रिश्ता, है ना, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हारे साथ ही मरेंगे। सो वो म्यूचुअलिज्म है। अब जैसे फिग और वास्प है ना, फिग और वास्प का जो रिश्ता है बच्चों, अगर वास्प एक्सटिंक्ट हो गया तो फिग को तो पॉलिनेट वही करेगा ना, अब वो है नहीं इसके लिए, तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। वैसी वर्षा कर दो, फिग गया वास्प गया, तो दोनों साथ साथ को एक्सटिंक्ट करते हैं। या ऑर्किड और बी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों, ये भी साथ म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। ऑब्लिगेट रिश्ता है, मतलब स्ट्रिक्ट रिश्ता है, एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, एक मरा दूसरा ऑटोमेटिकली मर जाएगा, इजंट इट, यस। तो ये हो गया हमारे 2 एग्जाम्पल्स को एक्सटिंक्शन के। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो एनिमल और प्लांट का रिश्ता होता है, दैट इज मोर और लेस बेस्ड ऑन को एक्सटिंक्शन। एनिमल या प्लांट में से कोई भी एक स्पीशीज जो भी है वो एक्सटिंक्ट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेम गोज विद द पैरासाइट इन द होस्ट, अगर उनका होस्ट ही मर गया तो पैरासाइट थोड़ी जिंदा रहेगा, क्योंकि पैरासाइट भी तो स्पेसिफिक होते हैं यार, पैरासाइट भी तो स्पेसिफिक होते हैं, उनको अपना होस्ट पे ही रहना है। उन्होंने घर जो मेहमान है ना, पैरासाइट इज अ मेहमान, किस पे मेहमान है, होस्ट पर। अगर वो घर ही उजड़ गया तो पैरासाइट भी भाग जाएगा, ठीक है, मतलब मर जाएगा। ठीक है, तो आंसर देख लो, co-extinction is a phenomena in which when a species become extinct, the plant and the animal species associated होंगे जो भी obligate manner में, वो भी extinct हो जाएंगे। जैसे
प्लांट और पॉलिनेटर, एक एग्जाम्पल भी लिख दिया था फिग एंड वास का, और ऑर्किड और बी, ठीक है। इफ वन ऑफ देम बिकम एक्सटिंक्ट, दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। दूसरा है अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हो गया तो उसका पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ये एक्सप्लेन किया था। उसके बाद ये भी है, मैंने आपको बता दिया था कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एलियन स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है आपको रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बताना है। व्हाट इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बच्चों? रिवेट क्या होता है? वो जो भी एरोप्लेन में पार्ट्स लगाए जाते हैं, नट बोल्ट से कसे जाते हैं, उनको रिवेट्स बोलते हैं, ठीक है। पॉपर मतलब पार्टी पॉपर होता है ना यार, हम उसको पॉप करते हैं, क्या करते हैं, उसको खोलते हैं, ठीक है। तो पॉपर का मतलब होता है निकालना, पॉपिंग का मतलब निकालना, हाइपोथेसिस मतलब एक थ्योरी बताई गई है ना। नेम द इकोलॉजिस्ट हु प्रपोज्ड दिस, तो पॉल एलरिक ने बच्चों इस थ्योरी के बारे में बताया था। और इस थ्योरी से वो क्या समझाना चाह रहे थे? वो इस थ्योरी से एक इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस समझाना चाह रहे थे। तो उन्होंने बोला कि एक इकोसिस्टम को क्या मान लो, एक इकोसिस्टम को मान लो कि वो एक एयरप्लेन की तरह है, एरोप्लेन की तरह है ना। अब जैसे एरोप्लेन में कितने सारे पार्ट्स हैं, सीट भी है, सीट को फिक्स करने के लिए कितने सारे नट बोल्ट्स लगे होंगे, कैबिन जिसमें हम सामान रखते हैं उसमें कितने नट बोल्ट्स लगे होंगे, जो कॉकपिट में पायलट बैठते हैं उसमें कितने नट बोल्ट्स होंगे, उसकी जो विंग है कितने नट बोल्ट्स होंगे, है ना। तो हम वो बोल रहे हैं कि एयरप्लेन में जितने भी नट बोल्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं बच्चों, उनको क्या बोल दो? रिवेट्स। तो जिस तरीके के एरोप्लेन के इतने सारे पार्ट्स हैं जो आपस में एसोसिएटेड हैं, सिमिलरली इकोसिस्टम में भी बड़े सारे स्पीशीज हैं। तो इकोसिस्टम में जैसा स्पीशीज है उसको किससे रिलेट किया है? एरोप्लेन के रिवेट से। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एयरप्लेन में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट्स जुड़ा हुआ है नेट बोल्ट से, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यार? उसका पंख। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जो रिवेट्स विंग पर लगे हुए हैं, जो नट बोल्ट्स विंग पर लगे हुए हैं, जो उनको जोड़ करके रख रहे हैं, उसको किससे रिलेट किया? उसको रिलेट किया की स्पीशीज से, की स्पीशीज से, की स्टोन स्पीशीज बोलते हैं उनको, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा इकोसिस्टम एक एयरप्लेन की तरह है। आप जब जब एयरप्लेन में बैठ रहे हो, अगर आप हर बार कोई ना कोई पार्ट निकाल करके अपने झोले में भर करके घर ले आ रहे हो, तो एक टाइम तक फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्यों? क्योंकि आप सीट्स के नट बोल्ट हटा रहे होगे, केबिन के नट बोल्ट हटा रहे होगे, तो एक टाइम तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक टाइम आने के बाद तो हमारी एयरप्लेन पे कोई ना कोई तो फर्क पड़ेगा यार। मान लो अगर आपने विंग से ही नट बोल्ट्स रिमूव कर लिए, विंग से ही नट बोल्ट रिमूव कर लिए बच्चों, तो विंग तो सबसे इंपॉर्टेंट थी ना, तो एयरप्लेन क्या हो जाएगा? एयरप्लेन डिसबैलेंस हो जाएगा, हो सकता है ना। सिमिलरली अगर की स्टोन स्पीशीज को तुम रिमूव कर दोगे तो इकोसिस्टम भी डिसबैलेंस हो सकता है। अगर तुम अंदर के रिवेट्स को रिमूव कर रहे हो तो एक हद तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से एक हद तक अगर स्पीशीज, इक्का दुक्का स्पीशीज अगर कम हो भी गई, मान लो 500 फ्रॉग थे, ठीक है, घट करके 250 रह गए, वो इतना फर्क नहीं देंगे, कोई फर्क नहीं देंगे। एक टाइम आने के बाद बहुत कम हो गए तो फर्क पड़ेगा, अदरवाइज इतना फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बट अगर की स्टोन स्पीशीज का नंबर घटने लगा, जैसे विंग्स में नट बोल्ट का नंबर घटने लगा, तो फर्क पड़ेगा, एयरप्लेन को फर्क पड़ेगा, सिमिलरली इकोसिस्टम की हेल्थ को फर्क पड़ेगा अगर की स्टोन स्पीशीज घटने लगे। की स्टोन स्पीशीज क्या होता है ये भी एक्सप्लेन किया था बच्चों, कि मान लो एक बड़ा सा जंगल है, इस जंगल में बड़े सारे पेड़ हैं, बट एक ही पेड़ है जो क्या लगाता है? फ्रूट लगाता है, और वहां पर जितने भी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं वो सिर्फ इसी पेड़ पर डिपेंडेंट हैं। तो देखो इस पेड़ का नंबर बहुत कम है, बट इसका रोल कितना ज्यादा है, क्योंकि सारे के सारे बर्ड्स का खाना यहीं से जा रहा है। और अगर बाय डिफॉल्ट ये मर गया तो यार ये सारे के सारे बर्ड्स भी मर जाएंगे, तो कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा इकोसिस्टम पर, स्पीशीज कितना ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा, है ना। तो कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जिनका नंबर भले कम हो इकोसिस्टम में, बट उनका इम्पैक्ट, उनका रोल बहुत ज्यादा होगा। एग्जाम्पल ये वाला समझ लेना, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो हमने अपने शब्दों को बस सुंदर से सजा करके पॉइंट वाइज लिखना है, और ये हमारी पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन है जो पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करती है व्हाट इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो रिवेट नट बोल्ड है, नट बोल्ड आप निकाल रहे हो बार बार, पॉपिंग कर रहे हो इसलिए पॉपर, ठीक है। तो उन्होंने इसका एग्जाम्पल लेकर के इसको एक्सप्लेन किया है इकोसिस्टम के हेल्थ को। नेक्स्ट है ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, आपको इक्वेशन लिखनी है ए और बी के लिए, ठीक है। तो ए की इक्वेशन क्या होती है, S इज इक्वल्स टू सी ए जी, और जब इसी को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो इट बिकम्स लॉग S इज इक्वल्स टू लॉग C प्लस जी लॉग ए, जिसका आ रहा है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तभी तुम्हें क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यही बताना था, सो इजी है ना। तो यही लिखा हुआ है देखो कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया था। क्या बताता है ये कि जैसे जैसे तुम एरिया बढ़ाते हो, जिस हिसाब से तुम एरिया बढ़ाओगे उस हिसाब से स्पीशीज रिचनेस नहीं बढ़ती एक टाइम के बाद, और वो कांस्टेंट की तरह हो जाती है मोर और लेस। देखो ये इस तरीके की बढ़ते गई बट एक टाइम के बाद बढ़ना बंद कर दिया। और ये जो हमारा फिगर है इसका शेप क्या होता है ये भी पूछ सकता है। तो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है बच्चों, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए तो लिख देना कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। और हमने प्रैक्टिस शीट में z की क्या वैल्यू होती है, ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट की क्या सिग्निफिकेंस होती है विथ रिस्पेक्ट टू लार्ज कॉन्टिनेंट, विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल कॉन्टिनेंट, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। नहीं पढ़ा है वन शॉट, फटाफट कल आओगे ग्रैंड रिवीजन में। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डिफरेंस बताना है आपको इन C2 और XC2 के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी एक और क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, explain taking one example the effect of co-extinction on biological diversity। this is already done, है ना, ये भी हमने कर चुके। तो अब देखो यार, घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा है ना। को-एक्सटिंक्शन साथ साथ एक्सटिंक्ट कर जाना कौन करता है, वो स्पीशीज जो ऑब्लिगेट रिश्ते में रहते हैं, स्ट्रिक्ट रिश्ते में रहते हैं, म्यूचुअलिज्म वाले रिश्ते में रहते हैं, फिग एंड वास्प, होस्ट एंड पैरासाइट। सेम यू कैन राइट इट डाउन, सेम आंसर लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, और लिखा भी सेम ही है, नेम द अनलेबल्ड एरियाज A and B of the pie chart representing biodiversity of vertebrates showing the proportionate number of species। ये एक एक दो मार्क्स, एक मार्क्स से क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। तो आपको पता है A क्या है, A इज फिश की डाइवर्सिटी आप देख लो कितनी ज्यादा है, ठीक है। एंड B क्या है बच्चों, B इज एम्फीबियंस। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको एनसीईआरटी के पाई चार्ट दिमाग में होने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं यार, लिखना नहीं होता ना, लिखने से हम बच जाते हैं, हाथ हमारा दर्द नहीं होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस, तो इस पेज में है जो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। अबाउट 200 स्पीशीज ऑफ किशलेट फिश बिकेम एक्सटिंक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर फिश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ था बच्चों, ऐसा हुआ था क्योंकि नाइल पर्च इंट्रोड्यूस हो गई थी, और नाइल पर्च एक तरीके की इन्वेसिव स्पीशीज है जिसने इस नेटिव स्पीशीज को लेक विक्टोरिया से रिमूव कर दिया था। इन्वेसिव कह सकते हो, एलियन कह सकते हो, और एग्जॉटिक कह सकते हो, एग्जॉटिक, दोनों में से, तीनों में से कोई भी नाम आए, ठीक है। नाइल पर्च, ये भी बहुत शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में से है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस कौन सी डाइवर्सिटी है बच्चों, ये हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब राइस तो एक ही स्पीशीज है, पहले भी एक्सप्लेन किया है, देखो ये भी रिपीटेडली पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे हम सब ह्यूमंस हैं, बट क्या हम सब सेम है, नहीं ना। दैट मीन्स हम सब में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, एलील के रिस्पेक्ट में हम सब डिफरेंट है ना, तभी तो इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसान है। क्या हम सबकी शक्लें सेम है, नहीं है ना यार, ठीक है। स्पीशीज भले सेम है बट वैरायटी कितनी सारी है। तो सेम गोज विद राइस, और इसका एक और एग्जांपल एनसीईआरटी में है मैंगो। मैंगो इज एग्जांपल ऑफ जेनेटिक, और एक और एग्जांपल है रेस्पायरिन,
जो वॉल्फिया वोमिटोरिया का केमिकल है जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, कल और डिस्कस करेंगे जब रिवीजन करेंगे। एस्चुरीज इन एल्पाइन मेडो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कह लो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह लो, जिसमें इंडिया भरपूर तरीके से रिच है टेम्परेट कंट्रीज लाइक नॉर्वे वगैरह से, है ना, और ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया। ये भी वजह है कि हम बायोडाइवर्सिटी रिच ही हैं, ठीक है। 12 मेगा डाइवर्सिटी में से एक हमारे देश का भी नाम है इंडिया का। ओके, इंडिया हैज मोर देन 50 डिफरेंट थाउजेंड स्ट्रेन्स ऑफ राइस, मेंशन द लेवल ऑफ डाइवर्सिटी इट रिप्रेजेंट्स। यही इसका आंसर है। देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन घुमा करके वही पूछा हुआ है डिफरेंट ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ओ यस, सो वी आर डन विद द PYQ ऑफ द चैप्टर प्लानिंग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है बच्चों। सो वी हैव ट्राइड, आप देखो कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी से भी हमने क्वेश्चंस कर लिए, वाई से भी कर लिए, हाउ से भी कर लिए, इन सीटू एंड एक्स सीटू, है ना, दोनों टाइप ऑफ पे क्वेश्चंस थे। हमने एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शंस भी डिस्कस कर लिया, है ना, हमने रीजंस भी एक डिस्कस कर लिए, थ्रेट भी डिस्कस कर लिया, 4 थ्रेड्स डिस्कस कर लिए एबल कॉर्टरेट वाले, सिग्निफिकेंस बायोडाइवर्सिटी की क्या होती है वो डिस्कस कर लिया, 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती हैं, स्पीशीज, जेनेटिक, इकोलॉजिकल, वो भी डिस्कस कर लिया है। इंडिया क्यों रिच होता है बहुत रिपीटेडली पूछा हुआ है, वो भी डिस्कस कर लिया, है ना। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, वो भी डिस्कस कर लिया, रिवाइज कर लिया। डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट भी रिवाइज कर लिया। बचा क्या यार इस चैप्टर में? सो विद द हेल्प ऑफ PYQs वी हैव रिवाइज्ड ऑलमोस्ट एवरी कंसेप्ट, है ना। जो रह गया है, रहता तो कुछ भी नहीं है, बट ओवरऑल फिर से हम आपको तैयार करेंगे, फिर से सब कुछ रिवाइज कराएंगे। तो जुड़ना मत भूलना, कल लाइव मैराथन में जो मैम बोल रही हैं, और सैटरडे को हम करेंगे लाइव मैराथन, और परसों करने वाले हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन, द सैम्पल पेपर डिस्कशन, और कुछ हमारे तरफ से क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो मिलते हैं बच्चों कल लाइव मैराथन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।